आप क्यों नहीं निकलकर कहते कि जुमे के बाद जो भी असदुद्दीन ओवैसी को मानने वाले लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो दीन में यकीन रखते हैं, जो इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, वो हाथों में पत्थर न उठाए। आज मौका है, आज कह दीजिए। आज सब लोग सुन रहे हैं, आज ये मौका भी है, दस्तूर भी है, कह दीजिए लोगों से। क्या कहूं, बोलिए। कहिए कि आज के बाद क्या लोगों का बर्ताव होना चाहिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना ले। आप उधर देखकर कहिए, दिनेश गौतम की तरफ। नहीं, आप एक सुन लीजिए एक बात। मैं तो पहले भी कहा हूं ना, मगर आज जो गड़बड़ हुई उसका जिम्मेदार दिनेश है क्या, या हेमंत साहब हैं? अब बताइए, या योगेश है? कौन जिम्मेदार है आज जो गड़बड़ हुई? आज यहाँ पर सर, आज यहाँ हेमंत, आज यहाँ पर आनंद शर्मा जी बैठे थे और दिग्विजय जी बैठे हुए थे। दोनों ने एक बात यहां से कही कि देखिए, लोगों को शांति बरतना चाहिए। आज ये जो अग्निवीर वाला मामला हुआ है, इसमें अगर आप ट्रैक्स जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, अपनी संपत्ति को नुकसान करेंगे। उन्होंने तो नहीं कर दिया, लेकिन अपील की ना। वो छोड़िए ना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह हाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह बोलना चाहिए था कि भैया, देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया, हम हिंसा को नहीं मानते, मगर आपने नौजवानों के मुस्तकबिल को जब बर्बाद कर दिया, ना पेंशन, ना रैंक, ना मेडिकल बेनिफिट, तो ये कांग्रेस पार्टी के देखिए ना, इनका मामला हो चुका है। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम देकर मुझसे मत पूछिए। आपकी पॉपुलैरिटी ट्रांसेंड करती है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर तक। आप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। आप इस कौम के लीडर हैं सर। क्या आप सुनने वालों से इस वक्त अपील करेंगे सर? कोई भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, ना करना चाहिए। मेरा बोलना यह है कि हिंसा जब आज की हुई है, उसका जिम्मेदार क्या दिनेश असदुद्दीन ओवैसी है, या भाजपा की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है या नहीं? ये बताइए। क्यों उन नौजवानों को अपना गुस्सा दिखाना पड़ रहा है? क्यों उन नौजवानों को अपनी पीड़ा दिखाने के लिए रोड पर निकलना पड़ रहा है? क्यों नौजवानों को अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए निकलना पड़ रहा है? एक बात यहां यह समझाइए कि ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला खेल इस देश में चल रहा है, क्या बहुत नहीं हो गया है असद भाई? अब इसको विराम नहीं लगना चाहिए? और ये माइनॉरिटी, एक्चुअल माइनॉरिटी समझ में आए कौन है? क्या इसके लिए जिलावार पहचान नहीं होना चाहिए कि इस जिले में किस तरीके के लोग माइनॉरिटी में हैं और उनको उस तरीके की मदद मिले? ये माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, आपको नहीं लगता आप डेफिनेशंस इनको परिभाषित करने का और जिलावार पहचान का वक्त आ गया है? नहीं, वो नहीं हो सकता ना। इसलिए कि भारत के संविधान में प्रेम्बल अगर आप पढ़ेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, वो कैसे हासिल होगा? ये देश में तमाम चीजें हैं। अब माइनॉरिटी का तो आर्टिकल 29 और 30 तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर कल 400 भी ला ले बीजेपी, तो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा पाएंगे। और आप पैरामीटर्स देख लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कि सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, कुंडू कमेटी रिपोर्ट, एनएसएसओ का डेटा क्या कहता है? इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स, इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स की हम बात करेंगे, वो सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी है, उसमें क्या बुरी बात है? अपीसमेंट ऑफ माइनॉरिटी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं। अपीसमेंट कभी नहीं हुआ माइनॉरिटीज का। अगर होता तो फिर ये कमेटीज क्या कहती हैं वो? तो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो लोग जानते हैं, वो उनको कैसे जाने? वो मुसलमानों की माइनॉरिटी, मुसलमानों की आवाज है, वो हर एक माइनॉरिटी की आवाज है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति की आवाज है, हर एक हिंदुस्तानी की आवाज है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी ना मुसलमानों का लीडर है, ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद और देश की जनता ने सांसद बनाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं हर सरकार की गलत फैसले के खिलाफ आवाज उठाऊं, हर मजलूम और गरीब की इंसाफ के लिए लड़ूं। वो लड़ता आ रहा हूं मैं। अगर आप मुझे ब्रैकेट करना चाह रहे हैं तो वो आपकी गलती है, वैसा नहीं है बिल्कुल। मेरा बिल्कुल आपको ब्रैकेट करने का इरादा नहीं है असद भाई। और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं, और ये तो मैंने खुद देखा है कि हैदराबाद में जब वहां चलते हुए लोगों से कभी बात होती है, तो ये बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके घर परिवार के लोगों ने लोगों की, खास तौर से उन लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनकी बड़ी मदद की है, चिकित्सा से लेके पढ़ाई लिखाई तक। वो आपका एक पहलू है जिसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अभी संविधान की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी तब सामने आकर उन लोगों की मजम्मत क्यों नहीं करते, उन लोगों का विरोध क्यों नहीं करते जो आकर हाथों में पत्थर लेकर ये आगजनी और हिंसा करते हैं, दंगा करते हैं? वो तब क्यों खामोश रहते हैं? और बाद में इस एक मुद्दे पर किसी के साथ नाइंसाफी की आवाज जब वो उठाते हैं, तो ये सेलेक्टिव साइलेंस क्यों होता है असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, सबसे ज्यादा बोलने वाला पॉलिटिशियन अगर कोई भारत में तो मैं होना, और सबसे कम बोलने वाला है तो प्रधानमंत्री है। ये बात को तो मानेंगे ना आप?
इसीलिए तो आप हमको यहाँ बुलाए हैं, माशाल्लाह से इतना बड़ा इंटरनेशनल कॉन्क्लेव आप कर रहे हैं। आप लोग छोड़ते हमको हैं, आप तो हर जगह पर हमको पकड़ लेते हैं, माने आपकी बिरादरी। हमने तो वायलेंस को कंडेम किया है। कब वायलेंस की हम तायद कर रहे हैं? कॉज क्या है? आज वायलेंस हुआ, कॉज क्या है उसका कॉज यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया। आप एक कॉज पैदा करते हैं और उन नौजवानों में आप बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाना चाहते हैं जो 2-2 साल से इंतजार कर रहे थे कि फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में उनको जगह मिलेगी। आपने वो कॉज किया, आपने गलत फैसला लिया, आज वो जमीन पर आ गए। अब आप बोलेंगे वो क्यों आए? इसका जिम्मेदार तो मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है, इसका जिम्मेदार जो गड़बड़ हुई उसका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उसके। अब उस पर क्यों उन्होंने फैसला लिया? वो भाई 2 साल से आपने रिक्रूटमेंट नहीं किया, इलेक्शन हुए, सब हुए, मगर रिक्रूटमेंट आपने नहीं किया। आज आप रिक्रूटमेंट करते हैं 4 साल का, कैसे होगा बताइए आप? 4 साल में उसको ना 1 रैंक 1 पेंशन बोलते हैं प्रधानमंत्री, मगर आज ना रैंक है ना पेंशन है। 4 साल के बाद क्या करेगा बताइए वो? तो ये चीजें हैं जिस पर कॉज क्या है उसका, क्यों हो रहा है ये, तो उस पर गौर करने की जरूरत। कानून से समस्या क्या है सर? मैं तो ये सब पूछना चाह रहा हूं कि ये भी तो आपके सामने, और अभी सियासत पर नहीं जाते असद भाई थोड़ी देर के लिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जब हमारे सामने एक हकीकत है कि 2% पूरी दुनिया की जमीन हमारे पास है, पीने लायक पानी के हिसाब से 4% हमारे पास है, और हमारे पास जनसंख्या जो है वो 20% है। रिसोर्सेस के मुकाबले जनसंख्या, इसको लेकर व्हाट डज योर गुड सेंस से? दिनेश साहब, देखिए, हमारी देश की आबादी 2030 में स्टेबलाइज हो जाएगी। मुसलमान, आप जो आरएसएस भाजपा के लोग बोलते कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहा है, ओवरटेक कर लेगा, मेरे भाई साहब 400 साल लगेंगे, और वो भी नहीं होगा क्योंकि मुसलमानों का टीएफआर रेट गिर चुका है। ये तो मैंने कहा ही नहीं सर, ये तो मैंने कहा ही नहीं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, अक्लमंद को इशारा ये तो काफी है। तिनका वाली बात हो गई सर। आपको बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान, इस देश के नागरिक के संदर्भ में आप हमेशा हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं सर बात। अच्छा चलिए, मैं गलत हूं, आप सही है। फिर देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? क्यों दिया उन्होंने? क्यों दिया लिखकर? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि वी आर अगेंस्ट द 2 चाइल्ड नॉर्म। ये अलग बात है कि भाजपा के नेता टीवी पर जाकर अलग बातें करते हैं। मैंने आपसे अपने सवाल की शुरुआत में कहा कि हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, हम अभी सियासत की बात करते ही नहीं हैं। सुनिए, कॉमन सेंस तो ये होना चाहिए कि देश की 50% दौलत 5% लोगों के पास क्यों है? देश की नौजवान 8% नौजवान बेरोजगार, 8% अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री 2015 में कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरियां 2022 तक दूंगा, क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो आज आप कहते हैं कि 15 लाख दूंगा मैं 24 से पहले। मैं ये तीसरा ऐसा वाकया देख रहा हूं जहां मैं असद जी से पूछ रहा हूं, अगर 44 के संदर्भ में तो उन्होंने बेटियों को क्या हक मिल रहा है उस बारे में बात की। जहां मैं अगर उनसे पूछ रहा हूं कि कानून क्या जनसंख्या के संदर्भ में होना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप पहले इसके बारे में बात कीजिए कि दुनिया की जो ये हिंदुस्तान की दौलत है वो 5% लोगों के पास सबसे ज्यादा क्यों है। कुल मिलाकर जब मैं एक खास तबसरा उनसे कर रहा हूं तो वो दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे हैं, शायद उनकी प्रायोरिटी पर वो चीजें कहीं आगे हैं। कानून से समस्या क्या है सर? मैं तो ये सब पूछना चाह रहा हूं कि ये भी तो आपके सामने, और अभी सियासत पर नहीं जाते असद भाई थोड़ी देर के लिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जब हमारे सामने एक हकीकत है कि 2% पूरी दुनिया की जमीन हमारे पास है, पीने लायक पानी के हिसाब से 4% हमारे पास है, और हमारे पास जनसंख्या जो है वो 20% है। रिसोर्सेस के मुकाबले जनसंख्या, इसको लेकर व्हाट डज योर गुड सेंस से? दिनेश साहब, देखिए, हमारी देश की आबादी 2030 में स्टेबलाइज हो जाएगी। मुसलमान, आप जो आरएसएस भाजपा के लोग बोलते कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहा है, ओवरटेक कर लेगा, मेरे भाई साहब 400 साल लगेंगे, और वो भी नहीं होगा क्योंकि मुसलमानों का टीएफआर रेट गिर चुका है। ये तो मैंने कहा ही नहीं सर, ये तो मैंने कहा ही नहीं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, अक्लमंद को इशारा काफी है। ये तो तिनका वाली बात हो गई सर, आपको बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान, इस देश के नागरिक के संदर्भ में आप हमेशा हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं सर बात। अच्छा चलिए, मैं गलत हूं, आप सही है। फिर देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? क्यों दिया उन्होंने? क्यों दिया लिखकर? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि वी आर अगेंस्ट द 2 चाइल्ड नॉर्म।
ये अलग बात है कि भाजपा के नेता टीवी सर, पर जाकर अलग बातें करते हैं। मैंने आपसे अपने सवाल की शुरुआत में कहा कि हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, हम सर, अभी सियासत की common बात sense- करते ही नहीं हैं, सुनिए, सर। कॉमन सेंस तो ये होना चाहिए कि देश की 50% दौलत 5% लोगों के पास क्यों है? देश की नौजवान को 8% नौजवान बेरोजगार, 8% अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री 2015 में कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरियां 2022 तक दूंगा, क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो आज जब आप मैं- आज आप कहते हैं कि 15 लाख दूंगा मैं 24 से ठीक है, पहले। मैं ये तीसरा ऐसा वाकया देख रहा हूं जहां मैं असद जी से पूछ रहा हूं, अगर 44 के संदर्भ में तो उन्होंने बेटियों को क्या हक मिल रहा है उस बारे में बात की। जहां मैं अगर उनसे पूछ रहा हूं कि कानून क्या जनसंख्या के संदर्भ में होना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप पहले इसके बारे में बात कीजिए कि दुनिया की जो ये हिंदुस्तान की दौलत है वो 5% लोगों के पास सबसे ज्यादा क्यों है। कुल मिलाकर जब मैं एक खास तबसरा उनसे कर रहा हूं तो वो दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे हैं, शायद उनकी प्रायोरिटी पर वो चीजें कहीं आगे हैं। लेकिन अब